आपकी स्पीच में क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप सड़क बोलना चाहते हैं तो वो सड़क ना सुनाई दे, सड़क स्पीच में मोनोटोनी ना हो, आप अपनी स्पीच में अलग अलग पात्र के अलग अलग टोन को पकड़ सकें, उसके स्टाइल को पकड़ सकें। कई बार क्या होता है किसी एक्टर की स्पीच में मोनोटोनी आ जाती है, संगीत में भी उतार चढ़ाव ना हो, उसके सुर में उतार चढ़ाव ना हो, उसके स्टाइल में अलगपन ना हो, उसके इमोशन अलग नहीं होंगे तो संगीत भी अच्छा नहीं लगेगा, गाने अच्छे नहीं लगेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। है कि वॉइस एंड स्पीच के मेन एलिमेंट्स क्या हैं? बताया कि आर्टिकुलेशन, आप जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, आपकी आर्टिकुलेशन प्रॉपर हो, आपको पहुंचानी है अपनी आवाज़, आपको प्रोजेक्ट करनी है उस तक वहाँ। नमस्कार, नाटकशाला थिएटर कंपनी आप सभी का अपने YouTube चैनल नाट्य कला पर स्वागत करता है। और आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के ऊपर। एक अभिनेता के लिए वॉइस अपनी बात कहने का, अभिनय करने के लिए एक बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक माध्यम है। और वॉइस में हमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, आज हम उस पर बात करेंगे। वॉइस मतलब डायलॉग को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी माध्यम है। तो हमें उस पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, आपकी जो वॉइस है और जो स्पीच है उसमें कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल होने के साथ साथ क्लैरिटी चाहिए। कंट्रोल से मेरा मतलब है कंट्रोल कि वो ना ज़्यादा अधिक पेस हो, ना ज़्यादा स्लो हो। उस पर हमें हमारी स्पीच पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी स्पीच को, जब हमें डायलॉग को फास्ट बोलना है तो तब हम फास्ट बोल सकें, जब हमें स्लो करना है स्लो कर सकें, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी वॉइस को इस्तेमाल कर सकें। अब उसके बाद आती है दूसरी चीज़, क्लैरिटी। कि अगर आपकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, मतलब आप डायलॉग को साफ नहीं बोलते हैं, अगर आप डायलॉग साफ नहीं बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके डायलॉग जो आप कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएंगे, आपकी भाषा ख़राब होगी। तो आपकी स्पीच में क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप सड़क बोलना चाहते हैं तो वो सड़क ना सुनाई दे, सड़क सुनाई दे, आपकी स्पीच में सफाई हो। और उसके बाद अब अगर हम आगे आते हैं एक्सप्रेसिवनेस। आप जो बोल रहे हैं वो बड़ा एक्सप्रेसिव हो, आप अपने इमोशंस को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। जब आप इमोशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पीच उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके डायलॉग्स निकलेंगे आपके मुंह से। अब इसके आगे आती है वर्सेटिलिटी, कि आपकी स्पीच में मोनोटोनी ना हो, आप अपनी स्पीच में अलग अलग पात्र के अलग अलग टोन को पकड़ सकें, उसके स्टाइल को पकड़ सकें। कई बार क्या होता है कि किसी एक्टर की स्पीच में मोनोटोनी आ जाती है, जो वर्सेटिलिटी के लिए नुकसानदेह है। तो आपकी स्पीच में वर्सेटिलिटी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक टोन पे चल रही है। देखिए, अगर संगीत में भी उतार चढ़ाव ना हो, उसके सुर में उतार चढ़ाव ना हो, उसके स्टाइल में अलगपन ना हो, उसके इमोशन अलग नहीं होंगे तो संगीत भी अच्छा नहीं लगेगा, गाने अच्छे नहीं लगेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। तो वही चीज़ हम लोग जब वॉइस एंड स्पीच के बारे में बात करते हैं तो वॉइस एंड स्पीच में भी हमें वही ध्यान देना होता है। अब आते हैं कि वॉइस एंड स्पीच के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। मतलब मेरे 15 साल के अनुभव से मैंने ये जाना है कि वॉइस एंड स्पीच के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 8 एलिमेंट्स को मैं मानता हूँ, जिसमें ब्रीदिंग है सबसे पहला। ब्रीदिंग के बाद आ जाता है आर्टिकुलेशन, उसके बाद प्रोजेक्शन, रेजोनेंस, पिच एंड वैरायटी, टोन वैरायटी, पेस एंड पॉजिंग, इमोशनल कनेक्शन, एसेंट एंड डायलेक्ट। अब ब्रीथ कंट्रोल क्या है? देखिए कि ब्रीथ कंट्रोल आएगा कैसे। एक एक्टर को ब्रीथ कंट्रोल के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है। आपकी ब्रीदिंग जो वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो, आप डीप ब्रीदिंग करें,
अगर आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग होगी तो आप लंबे लंबे डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, आपकी स्पीच में वैरायटी नहीं आएगी, कंट्रोल नहीं आएगा। आप जब बोलेंगे, अगर आप शॉर्ट ब्रीदिंग है तो आप बोलते समय आप भागेंगे स्पीच के अंदर, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। तो वो कैसे आएगा? हमें सांस का अभ्यास करना पड़ेगा, हमें योगिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी ब्रीदिंग की। तो वो उसे कहते हैं हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, या फिर उसे कह सकते हैं कि डीप ब्रीदिंग। आपकी ब्रीदिंग जो हो वो डीप हो, शॉर्ट ब्रीदिंग ना हो। उसके बाद आ गया है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन से संबंध मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आर्टिकुलेशन, आप जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, आपके आर्टिकुलेशन प्रॉपर हो, आपका उच्चारण साफ हो। अगर आपका उच्चारण साफ नहीं होगा तो भी आप अपनी बात ठीक से कह नहीं पाएंगे ना, डायलॉग गलत बोलेंगे आप। फिर आ गया प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या है कि भाई आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर आपको किसी 10 कदम दूर को किसी अपनी बात कहनी है तो उसकी आवाज़ आपको पहुंचानी है, अपनी आवाज़ आपको प्रोजेक्ट करनी है, उस तक वहाँ वो आवाज़ जानी चाहिए। तो उसके लिए भी अभ्यास की ज़रूरत है कि आपकी आवाज़ प्रोजेक्ट हो, दूर तक जाए, आपकी आवाज़ में सफाई हो। जैसे जब हम ऑडिटोरियम में अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, थिएटर करते समय, प्ले के दौरान, तो हम उस समय तो ऑडियंस 200, 300 और कई बार 1000 बड़ी ऑडियंस भी होती है। तब हम क्या करते हैं? तब हमें प्रोजेक्ट करना होता है अपनी आवाज़ को पीछे वाले ऑडियंस तक। अगर आपकी आवाज़ में प्रोजेक्शन नहीं है तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए भी एक अभ्यास की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला आ, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल पास, लेकिन अगर मैं यहाँ से 20 कदम दूर अगर किसी को बोलना है मुझे, तो मैं बोलूँगा आ, पास आ। तो मैंने क्या किया? अपनी आवाज़ को बड़ा किया, अपने आवाज़ को प्रोजेक्शन बढ़ाया। रेजोनेंस। अब आया रेजोनेंस। क्या होता है कि रेजोनेटर्स हैं हमारे शरीर में। अब रेजोनेंस से मतलब है मेरा गुंजन, किसी आवाज़ का गुंजन होना। अगर आपकी आवाज़ में गुंजन नहीं है तो भी बड़ी समस्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ढोलक देखा होगा। ढोलक का जो वुड है उसके अंदर बीच वाला जो हिस्सा है वो खाली हिस्सा है, उसमें क्या भरी है? हवा। और उसके ऊपर हम लोग उसका जो कवर होता है, जो जिसको बजाते हैं, जो चमड़ा होता है जो लगा होता है ढोलक के दोनों तरफ, उस ढोलक के दोनों तरफ लगे चमड़े में जो वुड पे लगा है, वुड के अंदर अगर लक्कड़ के अंदर खाली जगह नहीं होगी तो वो आवाज़ नहीं करेगा, उसमें गुंजन नहीं होगा। वो गुंजन किस वजह से हो रहा है कि उसमें एक तो खालीपन है और खालीपन के साथ वो हवा है। जब हम उसको बजाते हैं तो वो आवाज़ का गुंजन क्रिएट होता है, वो आवाज़ रेजोनेट करती है। उसी प्रकार से ज़्यादातर, मतलब सभी, मैं ये कह सकता हूँ कि सभी जो वाद्य यंत्र है उसमें एक खालीपन होता है जो उसमें गुंजन पैदा करता है। जब आप देखा होगा आपने हारमोनियम को जब हम बजाते हैं तो उसमें हम हवा क्रिएट करते हैं, जब उसका भाता जिसे हम बोलते हैं ऐसे ऐसे बजाते हैं और एक दूसरी तरफ से हम सुरों को दबाते हैं, तो उसके अंदर जो हवा भरी है उसकी वजह से गुंजन पैदा हो रहा है, वही आपको सुनाई देता है। इसी प्रकार से गिटार हो गया, आपका तानपुरा हुआ, जितने ढोल, ताशे, बांसुरी, बीन, ये सब में खोलने से वही आवाज़ को गुंजन पैदा करती है। और वो किससे हो रही है? ब्रीदिंग से, हवा से। तो अब आप बोल रहे होंगे कि यार सर तो ढोल, ताशे और इनके इंस्ट्रूमेंट की बात करने लगे, इससे हमारी आवाज़ से क्या संबंध है? एक अभिनेता की आवाज़ से क्या संबंध है? या अभिनेता का जो आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपकी आवाज़ से क्या संबंध है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में भी 6 जगह एक होलोनेस होता है, खालीपन होता है, उसके अंदर हवा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पेट के अंदर हवा होती है। छाती, दूसरा रेजोनेंट छाती हो गया, गला तीसरा, चौथा मुंह, पांचवा नासिका, आपकी नाक, है ना। अब फिर आ गया आपका सिर, शिखा जिसे बोलते हैं सिर। अब इसके अंदर होलोनेस है। जब हम
लंबी सांस लेते हैं और हम जब उच्चारण करते हैं या स्वर का प्रयोग करते हैं, अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सांस ली, ये मैंने डीप ब्रीथ की, डीप ब्रीथ करने के बाद जब मैं आ का उच्चारण करूँगा और मैं इसका प्रयोग करूँगा, मतलब इससे ध्यान लगाते हुए अपनी आवाज़ को थ्रो करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पेट में एक तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है और उस वाइब्रेशन क्रिएट होने से मेरी आवाज़ में गुंजन पैदा हो रहा है। तो ये हो गया मेरे पेट से का एक रेजोनेटर, जो मैंने बोला पेट, इसके अंदर हवा है। फिर छाती, ऐसे ही हमने सांस लिया। ये अभ्यास मैं आपको अभ्यास करके बता रहा हूँ साथ साथ। ये दूसरा रेजोनेटर है अपना, मैंने इसका अभ्यास किया। तीसरा रेजोनेटर है ये गला। तो अब मैंने ये रेजोनेटर प्रयोग किया ऐसे मुंह, नासिका, सिर। जब मैं इनका अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यास करने के बाद क्या होगा कि जब अभी मैं आपको गले का भी एक बार करके दिखाता हूँ। अभी गले से मैंने क्रिएट किया। अब उसके बाद ये माउथ, नासिका, नासिका हुआ। उसके बाद सिर, शिखा, जो मैंने सर की बात की थी। तो जो ये हमारे शरीर में जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसी तरीके से ये हमारे शरीर के 6 रेजोनेटर्स जो हैं वो हमारे रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, धुन क्रिएट करते हैं, गुंजन क्रिएट करते हैं। और जब आप बोलते हो अपने डायलॉगों को, तो आपकी डायलॉग में एक गुंजन पैदा होता है, एक इफेक्टिवनेस क्रिएट होती है, जो आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है बहुत अच्छे से। तो गुंजन की बात हो गई। फिर पिच की बात आती है कि भाई हाई पिच है, लो पिच है। अभी मैं धीरे से बात कर रहा हूँ, फिर मैंने पिच बढ़ा दिया आपके सामने, तो मैंने अपनी पिच ऊपर कर दी। उसी हिसाब से टोन आता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो। जब आप एक बात कहते हो अपने पिताजी से, तो आपका टोन अलग होता है। अपने बेटे से बात करते हो तो टोन अलग होता है। बीवी से बात करते हो तो टोन अलग होता है। एक ही बात कहते समय आपका टोन बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द करेक्टर और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये टोन की बात हो गई। फिर पेस की बात पे आते हैं। जब हम पेस की बात पे आ रहे हैं, तो पेस में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेस, अब पेस से संबंध क्या है, जो मैं बात शुरू में की कि ब्रीदिंग, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय लेने का अगर ब्रीदिंग का कंट्रोल होगा तो आपकी स्पीच भागेगी नहीं। अगर आपकी स्पीच में फास्टनेस है, आपकी स्पीच भाग रही है, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आपकी बात सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप डायलॉग बोल रहे हैं, ना आपके डायलॉग जो है आपके साथी कलाकार को समझ में आ रहे हैं, ना आपके डायलॉग जो है दर्शकों को समझ में आ रहे हैं। फास्ट होना ठीक नहीं है स्पीच का। फिर आता है स्लो। अगर वो उसका उच्चारण आपका स्लो हो जाएगा तो फिर आप लोग दर्शक आपसे बोर होने लगेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आपका उच्चारण कैसा हो, तो एक मध्यम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। नाटक के किसी दृश्य में आपकी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आपकी स्पीच उस हिसाब से फास्ट स्लो होगी। उसके बाद आता है पॉज।
अब देखिए एक साइलेंस क्रिएट हुआ, मैंने एक पॉज ले लिया। तो जब आप स्पीच के बीच में पॉज लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं ड्रामेटिक पॉज, जो ड्रामेटिक एक ड्रामा क्रिएट करता है। तो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी स्पीच में वो कहाँ पर है, उस पॉज का उपयोग करना आपको आना चाहिए। अब आते हैं हम इमोशनल कनेक्शन पर। आप देखो इमोशनल कनेक्शन, मैं इसको वैरायटी से भी कनेक्ट करता हूँ। अगर आपका इमोशनल कनेक्शन फॉर एग्जांपल नवरस होते हैं, नवरस में अगर सिचुएशन कॉमेडी की है या फॉर एग्जांपल सिचुएशन जो है श्रृंगार रस की है, लव की है, अफेक्शन की है, लेकिन आप उसमें गंभीर हो जाते हैं तो आपकी स्पीच में गंभीर सुर सुनाई देगा। और गंभीर स्वर नहीं चाहिए क्योंकि सिचुएशन जो है श्रृंगार रस की है, तो उसमें एक्साइटमेंट चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर दृश्य जो है वीर रस का है या क्रोध का है, और क्रोध में अगर आप डायलॉग हंस करके बोलेंगे तो फिर आपका वो क्रोध का जो है वो वॉइस आपकी अफेक्ट करेगी। आपकी जो स्पीच में क्रोध नहीं झलकेगा, या जो क्रोध का इमोशन पहुंचाना वो नहीं पहुंचेगा। वो कौन सा इमोशन पहुंचेगा, हाथ से, तो वो मजाक हो जाएगा। मजाक हो जाएगा तो आपका अभिनय लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब हम आते हैं, तो ये हुई इमोशन की बात। तो आपके इमोशंस का अभ्यास भी आपको करना ज़रूरी है। आप इमोशन के जब अभ्यास करते हैं तो आपकी वॉइस उस तरीके से आपको मदद करना शुरू करती है, आपकी वॉइस में वैरायटी आ जाती है। और ऐसे एसेंट और डायलेक्ट की बात पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल एसेंट और डायलेक्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द करेक्टर भी बदलता है। फॉर एग्जांपल एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, तो उसकी टोनल क्वालिटी अलग होगी, उसका डायलेक्ट अलग होगा। दिल्ली में रहने वाले का डायलेक्ट और टोनल क्वालिटी अलग होगी। कोई दूर बंगाल में बंगाली होगा तो उसका डायलेक्ट और टोनल क्वालिटी अलग होगी, स्पीच अलग हो जाएगी। अब उसकी हिंदी में बंगाली पना झलकेगा, बिहार का होगा तो उसको बिहारी पना थोड़ा सा झलकेगा। कहने का मतलब उसकी हिंदी का शुद्ध उच्चारण उस तरीके से होगा, उसका उच्चारण इस तरीके से होगा कि उसमें बंगाली पना झलकेगा उसके शब्दों का। तो डायलेक्ट और टोनल क्वालिटी की बात करते हैं। और ऐसे ही मैं जब बात कर रहा हूँ कि निम्न वर्ग का व्यक्ति, उच्च वर्ग का व्यक्ति, वो उच्च व्यक्ति वो डिसेंसी, वो एक क्लास उसमें झलकेगी। अगर निम्न वर्ग का होगा उसमें वो उतना सोचेगा नहीं और वो खुलेपने से अपनी बात करेगा। तो वो हमें करेक्टर में ध्यान दें, वो भी हमें स्पीच में मदद करता है। तो ये रहे हमारे मेन 8 एलिमेंट होते हैं: ब्रीदिंग कंट्रोल, आर्टिकुलेशन, प्रोजेक्शन, रेजोनेंस, पिच एंड टोन वैरायटी, पेस एंड पॉजिंग, इमोशनल कनेक्शन, एसेंट एंड डायलेक्ट। तो दर्शकों, आज मैंने क्लियर कर दिया है आपको वॉइस के बारे में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप और अधिक काम करना चाहते हैं वॉइस के ऊपर, स्पीच के ऊपर और अपने अभिनय के ऊपर, तो आप नाटकशाला थिएटर कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं दिल्ली में। और दिल्ली के RK आश्रम मेट्रो गेट नंबर 2 के पास हमारा स्थान है, जहाँ हम अभ्यास करते हैं, जहाँ हमारे सेशंस होते हैं, जहाँ हमारी रिहर्सल्स होती हैं, प्ले रिहर्सल्स होती हैं। तो हमारे कुछ सुबह के बैचेज़ हैं, कुछ शाम के बैचेज़ हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे दिया जो एड्रेस है उस पर आकर हमसे मिल सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज चालू हैं, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए मैं विदा चाहूँगा, मिलता हूँ अगले सेशन में नए सेशन के साथ। और आप सीखते रहिए, नाटकशाला का तो यही काम है, सीखना, सिखाना, अभिनय करना, प्रस्तुतियाँ देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।